बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा अभी तक वो ग्राफिकल मेथड है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर बी है और मैं इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, एडिशन करना चाहता हूं, तो मैं ए और बी को हेड टू टेल रूल के जरिए ज्वाइन करूंगा और पहले की टेल से आखिरी के हेड तक रिजल्टेंट होगा। लेकिन ये सारा मेथड आप देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड है, जिसमें वेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ता है, यहां कहीं कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें, अगर ये दो वेक्टर्स ए और बी इस तरह से दिए हों और फिर मुझे इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो यहां तो मैं हेड टू टेल रूल की बजाय कैलकुलेशंस चाहूंगा। लेकिन यहां पर हमें इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को किस तरह से ऐड करना है, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद हम आकर इस इक्वेशन को दोबारा से देखते हैं कि इस मेथड के जरिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए जी, टॉपिक है आज का वेक्टर एडिशन। पहले भी पढ़ा वेक्टर एडिशन, लेकिन पहले हेड टू टेल रूल से पढ़ा। आज है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस लेक्चर में जो डायग्राम है, वो बड़े ही ध्यान से एग्जैक्ट बुक वाले सिंबल्स आप कोशिश करेंगे दें, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए जी, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि कार्टेशियन सिस्टम में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, और इमेजिन करें यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये ओरिजिन है, मैं इसको ओ का नाम दे देता हूं। वेक्टर ए को मैं ओ एम और वेक्टर बी को मैं ओ एन कह देता हूं। अब हमें ऐड करना है इनको थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बट आज टॉपिक का स्टार्ट मैं वहीं से लेता हूं, जो कि हेड टू टेल रूल के जरिए एडिशन हमने सीखी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको वेक्टर बी को उठाऊंगा और इसकी डायरेक्शन चेंज किए बगैर इसकी टेल को इसके हेड पर रखूंगा। तो वेक्टर बी यहां आ जाएगा हमारे पास, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, ये देखिए। और ये बात का खास ख्याल रखना आप लोगों ने, ये बात याद रखनी कि पॉइंट्स को वही नाम दें। तो ये पॉइंट मैं पी कह देता हूं। वैसे पॉइंट चेंज हो तो कॉन्सेप्चुअली कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूजन से बचेंगे। नेक्स्ट चीज देखिए, हमारे पास ये वेक्टर भी दो दफा क्यों बना हुआ है, क्योंकि एक दफा वैसे वेक्टर की फॉर्म में था, अब मैंने उसको एडिशन के लिए यूज करना था, तो हेड टू टेल रूल से ज्वाइन किया। अब हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप सब जानते हैं। पहले की टेल से लास्ट के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करें, और ये ब्लू कलर का जो वेक्टर है ये हमारा रिजल्टेंट है, और ये रिजल्टेंट बता रहा है कि ये सम है ए और बी वेक्टर्स का। तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको जितने वेक्टर यहां नजर आ रहे हैं, कितने वेक्टर नजर आ रहे हैं, 3 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं। आपने तीनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने सिखाए थे मैंने लास्ट टाइम।
बारी बारी ड्रॉ करते हैं जी। ये वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं जी। वेक्टर ए से आपने एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस तक लेकर आनी है। जिस पॉइंट पर वो कट करेगा यहां से यहां तक, ये है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये है वेक्टर का वाई कंपोनेंट। मैं इस पॉइंट को क्यों कह देता हूं, दिस पॉइंट। उसके बाद आपने वेक्टर बी को देखना जी। आपने वेक्टर बी के भी स्ट्रेट लाइन लेकर आनी और इस स्ट्रेट लाइन को ये जो पोर्शन है ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है और ये वेक्टर बी का सामने वाला पोर्शन जो है ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट। लेकिन लॉजिकली मैं कह सकता हूं, अगर मैं एक लाइन एक्सटेंड करूं, इस पॉइंट को मैं और इस पॉइंट को मैं एस कह देता हूं बुक के अकॉर्डिंग। अब जरा देखिए, ए वाई के सामने ये भी उतनी ही लेंथ है, तो मैं भी कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड में ये भी ए वाई जितना है। अगर बी एक्स इतना है तो ये भी तो बी एक्स जितना ही है, तो मैं कह सकता हूं टेक्निकली कि ये भी ऑलमोस्ट बी एक्स जितना। तो दोनों वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने। लेकिन ये ब्लू वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये अगर मैं देखूं ये सारा इसका y कंपोनेंट होगा और इसके y कंपोनेंट को रिजल्टेंट का y है तो आर वाई कहेंगे। और ये वेक्टर जो ब्लू में है ये सारा इसका x कंपोनेंट होगा, तो ये सारा x कंपोनेंट है। मैं इसको आर x का नाम दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि इस पूरी डायग्राम के अंदर कोई भी एक ऐसा वेक्टर नहीं बचा जिसका कंपोनेंट हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, हेडिंग आप लोगों ने क्या करनी है, हेडिंग आप लोगों ने देनी है एक्सप्लेनेशन की। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सप्लेन क्या करना है, जो कुछ आप लोगों ने इस डायग्राम के अंदर किया एग्जैक्ट आप वही वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी बुक लिखेगी कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, और फिर वो कहेगा कि उनको ऐड कर रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल एंड देयर रिजल्टेंट इज ओ पी, और फिर वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा। तो वो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिख देना। तो ये आप लोग बुक से देखेंगे। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी इसकी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। देखिए, हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। रिजल्टेंट फाइंड आउट जब होगा जब पहले हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा। तो पहले एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है। ये देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं ओ आर किसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू में क्यू आर एड करूं तो ओ आर बन जाएगा। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। बट मुझे मालूम है क्यू आर तो एम एस जितना नहीं है, सेम। तो मैं क्यू आर, क्योंकि एम एस जितना है तो मैं इधर लिख देता हूं। तो ओ आर किसके बराबर आ जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर की जगह एम एस। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। जरा देखिए ओ आर क्या है, ओ आर तो यहां से यहां तक की लेंथ है और ये तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन रहा है। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा इज इक्वल टू ओ क्यू ये है और ये एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन रहा है, एंड एम एस ये है और वो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बन रहा है। ये इक्वेशन देखिए बहुत जबरदस्त। और देखो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालने का एक शॉर्टकट आ गया हमारे पास कि अगर आपने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है
आपके पास जो वेक्टर्स है आप उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा। आपको पता है ना एक्स कंपोनेंट वो होता है जिसके साथ आई हैट लगा होता है, तो इसका मतलब हमने आई हैट वाली सारी टर्म्स को ऐड कर देना। तो ये देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, इसकी बात करो आर एक्स की, किसके बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। देखिए अगर मैं रिजल्टेंट का एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स ऐड कर दूं। इवन अगर कोई और वेक्टर सी भी है तो उसका भी एक्स, कोई डी है तो उसका भी एक्स कंपोनेंट, यानी कि सारी आई हैट के साथ जितनी भी वैल्यूज हैं क्योंकि वो एक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसको भी हम एग्जांपल में देखेंगे भी। ये देखिए जी, अब हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट के लिए जरा देखिए यहां से यहां तक की लेंथ PR PS प्लस SR के बराबर है। सिंपल, तो मैं कह सकता हूं कि PR इज इक्वल टू PS प्लस SR, लेकिन मैं कह सकता हूं SR तो MQ जितना है क्योंकि जितनी ये लेंथ है उतनी यही है, तो SR तो MQ जितना है, तो मैं SR की जगह MQ पुट करूंगा तो ये बन जाएगा PR इज इक्वल टू SR की जगह MQ प्लस PS। वक्त आ गया कि इनकी वैल्यूज ऐड करते हैं। लो जी, व्हाट इज PR? PR तो RY है। व्हाट इज MQ? MQ ये चीज, ये तो A का Y कंपोनेंट है। और व्हाट इज PS? PS B का Y कंपोनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखें ऊपर जैसी बात आई है हमारे पास यहां पर भी, जिस तरह से अगर आपने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है आप सारे एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, आई हैट वाली वैल्यूज ऐड कर दो, और अगर आपने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट निकालना है तो फिर आप क्या करें, सारे कंपोनेंट्स वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, यानी कि जे हैट वाली टर्म्स ऐड करनी है। तो यहां पर भी मैं वैसी ही लाइन लिखता हूं कि वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट यानी कि आर वाई की बात कर, इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, जितनी भी वैल्यूज वाई कंपोनेंट्स की हैं, यानी कि जे हैट जितने भी हैं उनके साथ जो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको ऐड करें। अभी हम इसको एग्जांपल में भी देखते हैं। अब जरा देखिए, एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया, वेक्टर निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जब भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हो वेक्टर अपने ही कंपोनेंट्स का सम होता है। तो जरा देखते हैं, तो अब मैं फाइंड आउट करने लगा हूं रिजल्टेंट वेक्टर। सो आई एम गोना फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमें मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्या होता है, अपने ही कंपोनेंट्स का सम होता है। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए वेक्टर का निशान डालो, अपने ही कंपोनेंट्स का सम होगा, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, आर एक्स और आर वाई। लेकिन याद रखिएगा कि ये वेक्टर्स हैं, तो फिर यहां पर भी मुझे वेक्टर का निशान डालना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आर एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। अगर आपको याद हो आर एक्स क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाता है। अच्छा, अगर आप वेक्टर का निशान नहीं डालना चाहते
तो फिर आप इसी के साथ यूनिट वेक्टर लगा दें, ये भी चलेगा और बुक आपकी ऐसे ही लिखेगी। अब आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई हैट, और आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे हैट। ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर कह रहा हूं। अब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कैसे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया, उससे पहले हमने यूनिट वेक्टर्स के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट जब भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका सिंपल तरीका है, एक तो अंडर रूट डालें और फिर ब्रैकेट्स डालें और उसका स्क्वायर डालें। पहली ब्रैकेट में एक्स कंपोनेंट आएगा और दूसरी ब्रैकेट में रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आएगा, मगर एक्स कंपोनेंट तो क्या है, आर एक्स तो ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ए एक्स प्लस बी एक्स लिखूंगा और उसका स्क्वायर। इसी तरह आर वाई क्या है, वाई कंपोनेंट्स का सम है, तो ए वाई प्लस बी वाई और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और अब एंगल फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या तरीका है, तो इसे मैं हेडिंग दूंगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर y कंपोनेंट नीचे x कंपोनेंट। रिजल्टेंट का एंगल निकालने तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट ऊपर और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट नीचे, मगर आज तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें जो वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल से पहले फाइंड आउट कर रहे थे, आज हम हेड टू टेल रूल की बजाय वही सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए। थोड़ी देर में हम इसकी डिटेल्स भी देखेंगे, लेकिन यहां मैं एक और बात बता दूं कि हम लोगों ने स्टार्ट में सिर्फ 2 वेक्टर्स लिए। ये जरूरी नहीं है कि स्टार्ट में 2 ही वेक्टर्स हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ये तो कई वेक्टर हो सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा वेक्टर्स हो तो फिर फॉर सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स, आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, एक ही प्लेन के ऊपर, जैसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर कोई वेक्टर्स आ जाए तो वो सारे के सारे कोप्लेनर होंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड के प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। अगर बहुत से वेक्टर्स हैं तो भी मैग्नीट्यूड निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है। लेकिन अब जरा देखिए अंडर रूट, अब ax प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, लेकिन अब आप लिखेंगे ax प्लस बी एक्स, अगर कोई तीसरा वेक्टर c है तो उसका भी x कंपोनेंट ऐड करेंगे। इसी तरह d है तो उसका भी, तो हम यहां पर डॉट लगा देते हैं कि जितने भी x कंपोनेंट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे, यानी ये इसी फार्मूले की एक्सटेंशन है सिर्फ। इसी तरह आगे आना था y कंपोनेंट, पहले तो हमने 2 वेक्टर्स लिए थे तो ay प्लस बी वाई, लेकिन अब तीसरा कंपोनेंट है तो cy, और अगर चौथा वेक्टर है तो उसका भी कंपोनेंट लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे। ये वही फार्मूला है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं अगर बहुत से वेक्टर्स हो हमारे पास, सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स हो, बहुत से कोप्लेनर वेक्टर्स हो, 2 से ज्यादा हो, तो फिर हमने क्या करना है। इसी तरह अगर आपने एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। पहले y कंपोनेंट में कौन आ रहा था, 2 वेक्टर्स थे, उनके y कंपोनेंट का सम, अगर ज्यादा होंगे तो ay प्लस by के साथ cy भी आएगा। इसी तरह नीचे x कंपोनेंट्स में ax प्लस bx के साथ
cx भी आएगा और dx भी आएगा अगर चौथा वेक्टर भी है। तो ये वो फार्मूले हैं, अगर हमारे पास बहुत से कोप्लेनर वेक्टर्स हो तो फिर हम इसको यूज करेंगे। तो ये था, आपने देखा कि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये सारे स्टेप्स को एक सीक्वेंस में अगर याद कर लें तो हम बड़ी आराम से वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कितने स्टेप्स हम लोगों ने देखे। स्टूडेंट्स, अगर मैं समराइज करूं, खुलासा करूं आज के लेक्चर का, तो वो कुछ ऐसे है। मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कितने स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि आप सारे वेक्टर्स जो हैं उनके x और y कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लें। तो पहला स्टेप यही हुआ कि फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, फाइंड x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड आउट करें। कैसे? बाय एडिंग x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर। सारों के x कंपोनेंट्स ऐड कर दो, रिजल्टेंट का x आ जाएगा। इसी तरह सारों के y कंपोनेंट्स ऐड कर दो तो रिजल्टेंट का y भी आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि बाय फाइंड y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग y कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। अब रिजल्टेंट का x भी आ गया दूसरे स्टेप में और रिजल्टेंट का y भी आ गया तीसरे स्टेप में। जब हमारे पास x कंपोनेंट हो, y कंपोनेंट हो, क्या मैग्नीट्यूड निकालना मुश्किल काम है? तो जरा देखिए, बस आप फार्मूला अप्लाई करें और फार्मूला है you can find the magnitude of the resultant vector by using the formula r is equals to under root x component का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, जो भी वैल्यूज आई हैं। और इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल तो फिर आप करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो ये हमारे पास वो स्टेप्स हैं जो अगर आप याद कर लें तो ना सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में आपको बहुत आसानी होगी, बल्कि अगर आपको ये न्यूमेरिकल आता है तो भी आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहां पर बात नहीं खत्म हुई। एक चीज अभी भी कंफ्यूज कर रही है और वो है थीटा। मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स में किसी भी एंगल को थीटा कहते हैं, फिजिक्स में हर एक एंगल को थीटा नहीं कह सकते, बल्कि फिजिक्स में थीटा की बड़ी स्पेशल डेफिनेशन है। फिर से बात करते हैं। तो थीटा की डेफिनेशन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, दोबारा रिपीट करता हूं। व्हाट इज थीटा? थीटा इज नॉट एनी एंगल व्हिच अ वेक्टर मेक्स, बल्कि थीटा इज an angle which a vector makes with positive x-axis in anti-clockwise direction। ये बहुत जरूरी है, दो वर्ड्स, पॉजिटिव x-axis से बनना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब जरा देखते हैं हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है। अगर आप देखें इस एक्स वाई प्लेन के 4 हिस्से हैं। पहली बात आपको मैंने बताई थी कि राइट साइड पर एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और ओरिजिन से नीचे जो है वो वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जरा इमेजिन करें, इन 4 हिस्सों को हम नाम दे देते हैं। ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में जो पहला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, देन वी हैव अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर देखिए, तो ये देखिए ये वेक्टर है हमारे पास। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपके सामने बना रहे हैं। जरा देखिए, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक्स कंपोनेंट जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वैल्यूज तो पॉजिटिव होती है, तो यानी एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हुआ और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि वो ओरिजिन से ऊपर है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक वेक्टर है और इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो अब नेगेटिव हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड आ रही है एज ए एक्स कंपोनेंट और वाई एक्सिस तो अभी भी वो ओरिजिन से ऊपर ले रहा है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो वेक्टर है उसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव लेकिन एक्स नेगेटिव होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो क्या मैं किसी भी वेक्टर को देखकर अंदाजा लगा सकता हूं ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये देखिए मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है 4i - 3j। अब ये वेक्टर मेरे सामने ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ड्रॉ होने से पहले ही पता है i की वैल्यू पॉजिटिव है, i हैट की वैल्यू x एक्सिस की वैल्यू होती है, तो x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है और y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब किसी भी वेक्टर के साइंस देखकर आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेक्टर जो है ये किस क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर हमें क्या जरूरत है क्वाड्रेंट के चक्कर में पढ़ने की? वाई वी वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन? इससे क्या फायदा होगा कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है अगर हमें ये पता चल भी जाए? तो जरा देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात और बड़ी तवज्जो से आपने ये बात सुननी है। ये देखिए बेटा, हमारे पास एक वेक्टर है। जब भी आपके पास ये चारों क्वाड्रेंट में मैंने वेक्टर्स बनाए, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, बताया था ना मैंने आपको ये एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला। ये एंगल कौन सा आएगा? ये एंगल आएगा उस क्वाड्रेंट का x एक्सिस के साथ एंगल। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एंगल कहां से आएगा? जिस क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर है उस क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ एंगल आएगा। जरा देखिए इधर, फर्स्ट में देखें आप, अगर एक वेक्टर पहले क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, ये मैं इसका एंगल फाइंड आउट करता हूं। अब मुझे मालूम नहीं कि मेरा जो आंसर आ रहा है फॉर्मूला लगाकर वो थीटा है या नहीं, क्योंकि थीटा कहीं से नहीं बनेगा, थीटा खास जगह पर बनेगा। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए अब मैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट के फॉर्मूले को थीटा की बजाय फाई कह देता हूं, और मुझे फाई से थीटा को निकालना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात और तवज्जो से सुनने वाली बात। तो जरूरी नहीं कि इस फॉर्मूले से जो मेरा आंसर है वो डायरेक्ट थीटा ही हो सकता है वो फाई हो, यानी वो कोई और एंगल हो, और फिर मुझे उसको कहां से कैलकुलेट करना होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये देखिए, अब मेरे पास ये पहले क्वाड्रेंट में एक वेक्टर है। आपको पता है फाई कहां से आएगा? फॉर्मूला आपको जो एंगल देगा वो उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से बन रहा होगा। ये देखिए जी, तो ये जो ब्लू में एरो शो किया ये फाई है, जबकि हमें क्या चाहिए? थीटा। थीटा कहां से होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर तक। तो हमारे पास ये जो रेड में एंगल ड्रॉ किया है ये थीटा है। अगर आप देखें आपका वेक्टर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो जितना थीटा बनता है उतना फाई बनता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि वो फाई ही थीटा होगा। लेकिन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होगा? आइए देखते हैं। अब ये जरा सेकंड क्वाड्रेंट में देखें। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने फार्मूला लगाया tan इनवर्स वाला, और आपके पास जो आंसर आया, मैंने क्या बताया था, फार्मूला आंसर कहां से देगा? उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से। तो उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से ये आंसर बनता है, ये एंगल फाई आ गया। क्या ये थीटा है? नहीं, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है। इसका मतलब हमें चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। तो ये देखिए, ये जो रेड में मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है बेसिकली थीटा। अब आपने देखा आपका फॉर्मूला कुछ और आंसर दे रहा है जबकि थीटा कुछ और है। आप पहले फाई निकाल लो, लेकिन आप उसको टोटल 180 में से माइनस करोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा, यानी कि वो एंगल आ जाएगा जो रेड में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी जरा देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जो एंगल आएगा वो कहां से आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एंगल आएगा एक्स एक्सिस से, उस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस से। तो ये एंगल आ गया, ये भी थीटा नहीं है, तो थीटा होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर तक। तो आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में उसमें थीटा कैसे निकालेंगे? जो भी आपका आंसर आएगा फाई, tan इनवर्स का फार्मूला लगाएगा, उसमें आप 180 ऐड करेंगे। इसी तरह लास्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां जो भी वेक्टर आपके पास एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस से एंगल आएगा। तो tan इनवर्स का फार्मूला लगाने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से होगा,
हमें चाहिए थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारे पास कितना बनेगा, उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 360 में से, तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हमें क्वाड्रेंट का पता हो तो फिर हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज जो एंगल आप डायरेक्ट tan इनवर्स का फार्मूला लगाकर लेकर आएंगे वो आपका सही आंसर नहीं होगा, वो जरूरी नहीं कि थीटा ही हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं यहां पर, वो फार्मूला लगाते हुए नेगेटिव वैल्यूज नेगेटिव पुट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव पुट करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। तो जैसे कि आपके पास ये एक वेक्टर है और वेक्टर है 3i माइनस 4j और आपने इसका एंगल फाइंड आउट करना है। आप पहले 5 फाइंड आउट करें, 5 इक्वल टू tan इनवर्स। अब y कॉम्पोनेंट हालांकि माइनस 4j लेकिन आप 4 ही पुट करेंगे और नीचे जो है x कॉम्पोनेंट वो 3 है, उसको आप एज इट इज 3 पुट करेंगे। बाद में हम फिर देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है और इसमें क्या ऐड या क्या सेपरेट करना है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इस टेक्निक को यूज करते हुए कुछ एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल देखेंगे बुक की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।